अपरिमेय संख्या है। हाँ तो बच्चों अब हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले प्रश्न में आपको दर्शाया कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं वैसे इस चीज की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिखिए। अगर आप मानते हैं इसे भी इसी तरह से हल करें, जैसे हमने कहा था कि वर्गमूल 5 को हमने लिखा था कि a/b, तो हमने कहा था कि उससे हमने सिद्ध किया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब हम यहाँ भी मानते हैं सब, जैसा कि आपने कहा कि हमने माना कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम ऐसी दो सह अभाज्य संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं जहां पर 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b, अर्थात इसे हम पक्षांतर करते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं कि a/b ऋण 3 और इस पूरे को 1/2 से हम भाग कर दें बराबर वर्गमूल 5। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं, हम बता चुके हैं कि यदि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो उसे a/b लिखा जा सकता है, लेकिन a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी आपस में एक के अलावा इनका और कोई गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b के बीच में कुछ नहीं है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है। तो 1/2 a/b ऋण 3 भी एक परिमेय संख्या हुई। अब अभी हमने पहले सवाल में ही हल किया था कि वर्गमूल 5 तो अपरिमेय है प्रश्न संख्या 1 में। इसका मतलब कि हमने गलत माना था कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। दूसरा एक हमें प्रमेय दी हुई है, यदि आप इस अपने चैप्टर की, अपने अध्याय की पूरा वो पढ़ेंगे, थ्योरी भी आपको थोड़ा देखना चाहिए बच्चों, तो उसमें दे रखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। इसी प्रकार एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर भी अपरिमेय होता है। यहां हम देख रहे हैं 3 धन 2 वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 अपरिमेय है, उसमें एक परिमेय संख्या 2 का गुणा हो रहा है। इसका मतलब 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय हुई और उसमें 3 और जोड़ा गया है। तो हमने ये भी कहा है कि 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग या अंतर अपरिमेय होता है। इसका मतलब 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 के खंडों को देख सकते हैं। इसमें 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि वर्गमूल 2 अपरिमेय है और एक परिमेय है, तो ये दो ऐसी संख्याओं का भिन्न लिखा हुआ है जिसमें अंश परिमेय है और हर अपरिमेय। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से विभाजित किया जा रहा है, तो इसका जो हल आएगा वो अपरिमेय होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 का दूसरा खंड 7 गुणा वर्गमूल 5 है।
तो उसमें 7 परिमेय है और वर्गमूल 5 अपरिमेय है। तो ये एक ऐसा गुणनफल है जिसमें एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय है, तो ये गुणनफल अपरिमेय होगा। इसमें सिर्फ हमें वर्गमूल 5 को अपरिमेय दर्शाना है, जो हम उदाहरण ये प्रश्न संख्या 1 में दिखा चुके हैं, और वर्गमूल 2 उदाहरण में दे रखा है, आप उदाहरण देखेंगे तो। तीसरा खंड है इसका प्रश्न संख्या 3 का कि दर्शाइए कि 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 अपरिमेय है, ये आपके उदाहरण में दिया हुआ है, और 6 एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। इस तरह से आपका ये अंतिम प्रश्न भी प्रश्नावली 1.3 का पूरा होता है। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.4 पर आते हैं। 1.4 में जाने से पहले हमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर दोबारा चलना पड़ेगा। उसका दूसरा प्रयोग होता है, एक तो ये होता है कि संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, दूसरा होता है कि कब किसी भी अपरिमेय संख्या का या परिमेय संख्या का जो भी संख्या है जिसे a/b लिखा जा रहा है, उसका किस समय परिमेय संख्या का प्रसार, अपरिमेय का नहीं, परिमेय संख्या का प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के 2 प्रयोग इसमें दर्शाए गए हैं इस अध्याय में आपके में। पहला है संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, और दूसरा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा, और कब आवर्ती अशांत होगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें एक प्रमेय दी हुई है, उसे आप पढ़ेंगे इसमें आपके चैप्टर में ही, कि x यदि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उस संख्या को, यदि एक ऐसी संख्या है x जिसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार कब होगा, तो x को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर q के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे, जहां m और n दोनों ही नॉन नेगेटिव यानी धनात्मक पूर्णांक हैं, ग्रेटर देन 0, और पूर्णांक भी हैं, पूर्णांक हैं। यदि एक परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब हम उसे x बराबर p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां पर q को यदि हम गुणनखंड करें उसके, तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हर है q, उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ सकता है और कुछ नहीं। 2 कितनी ही बार आ सकता है, 5 कितनी ही बार आ सकता है, लेकिन बाकी कोई और अंक नहीं आ सकता। और यदि ऐसा नहीं है तो वो आवर्ती अशांत है, यानी x बराबर, यदि हम लिख सकते हैं p/q, लेकिन वहां पर q का गुणनखंड में यदि हम करें तो इसके अलावा भी कुछ आता है, कुछ भी आता है, वॉट एवर 7 आता है या 3 आता है, कुछ और अंक आता है, तो ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हम कैसे पता करेंगे? किसी भी परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जिसमें q के गुणनखंड करें तो उसमें सिर्फ 2 और 5 अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए।
प्राइम फैक्टर्स जो उसके होंगे दो के, उसमें 2 और 5 होंगे। अब 2 कई बार रिपीट हो सकता है, 5 कई बार रिपीट हो सकता है। अब हम प्रश्नावली 1.4 पर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। हम अपनी बात आपको फिर से याद दिलाते हैं। हमने कहा था कि हम जब भी यदि कोई संख्या, एक परिमेय संख्या लिखी हुई है जो P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो हमें सिर्फ उसमें ये देखना है कि Q के हम गुणनखंड करें, उसमें 2 और 5 के अलावा यदि कोई अंक नहीं आता है उसके गुणनखंडों में, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर n और 5 की पावर m का गुणन हो सकता है, लेकिन बाकी कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं आना चाहिए, तो शांत होगा। और यदि कुछ और संख्या आती है गुणनखंड में तो अशांत आवर्ती होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का पहला खंड देखते हैं हम। ये है 13/3125। अब हमें यहाँ Q क्या है, यहाँ है Q बराबर 3125 बराबर, इसके आप गुणनखंड करके देखें। इसे देखिए बाद में 5 आ रहा है तो 2 से तो भाग हो ही नहीं सकता, या तो ये 3 से भाग होगा या 5 से होगा। 3 से भी ये नहीं कट रहा है, आप देख सकते हैं इसे। आप इसे 5 से विभाजित कीजिए। 5 से विभाजित करते हैं 33125 को या 3125 को, तो ये 625 आता है। फिर पुनः 5 से करिए तो 125 हो जाएगा, पुनः 5 से करिए 25 हो जाएगा, पुनः 5 से करिए 5 हो जाएगा और 5। इसका मतलब कि ये 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5 है, अर्थात इसका प्रसार शांत होगा, शांत होगा, क्योंकि ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है Q को। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट लेते हैं इसी का। ये है 17/8। हमें P को देखना ही नहीं है, यहाँ है Q बराबर 8 बराबर, हम अच्छी तरह से जानते हैं 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। यहाँ भी देखिए कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त हो गया, इसका मतलब ये भी शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। तीसरा आप पार्ट लेते हैं तो देखिए यहाँ है 64/455। Q बराबर यहाँ 455 है। यहाँ हम देख रहे हैं 5 से भाग होगा, 5 गुणा 91 आएगा। 91 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 7 गुणा 13। यहाँ देखिए 5 के अलावा 7 और 13 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो प्रमेय में बताए गए थे कि 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आना चाहिए। 2 आ गए हैं, इसलिए इसका अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। हम समझते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। आप किसी को भी इस तरह से ले सकते हैं। पार्ट संख्या 4 को ले सकते हैं। आइए 4 पर बात करते हैं हम। 4 क्या बोलता है, 15/1600, 1600। अब Q बराबर 1600 है, इससे आप गुणा करते हैं तो आपको पक्का पता चलेगा कि 2 की घात 4 गुणा, अभी भी 100 बचा, 100 में फिर 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2 बराबर 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब 2 की घात 6 और 5 की घात 2 है, अर्थात इसके भी प्रसार, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ठीक है, शांत।
अब हम पांचवा पार्ट पर आते हैं। पांचवा पार्ट है 29/343। अब यहां है Q बराबर 343। 343 देखिए, देखने से ही पता लग जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है और वो है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी ये 7 की घात 3 है। तो ये अशांत होगा। अशांत आवर्ती क्यों होगा? अशांत आवर्ती क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं आए, 7 आया है। अब जो आपका छठा पार्ट दे रखा है, इसमें तो उन्होंने सीधा लिख ही रखा है। 6th पार्ट में दिया है Q बराबर है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, शांत होगा। अब साथ में देखिए 7th पार्ट है आपका। 7th पार्ट में देखा रखा है Q बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। देखिए यहां पर एक संख्या 2 और 3, 2 और 5 के अलावा आ गई 7। 2 की घात 2, 5 की घात 7 तक ये आवर्ती नहीं होता, शांत होता। लेकिन अब ये क्योंकि इसमें 7 की 7वीं का भाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती। इसके बाद आप और आगे मानो हम बढ़ते हैं। दो पार्ट हम यहीं के लेते हैं, 3 पार्ट रहे हैं, इधर लिए लेते हैं। आइए अब देखिए 8वां खंड आता है। 8वां खंड है 6/15। तो Q बराबर 3 गुणा 5 है, अशांत हो गया, अशांत आवर्ती। नवा पार्ट देखिए, नवा खंड है 35/50। 35/50। तो यहाँ पे हम Q को देखते हैं तो Q बराबर 50 है। 50 मतलब 2 गुणा 5 की घात 2, शांत होगा। अंतिम खंड है 10, जो है 77/210। यहाँ पर Q बराबर 210 है, बराबर 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, यहाँ तो सारा ही है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जहां भी प्रश्न संख्या 1 में Q को 2 की घात n गुणा 5 की घात m में व्यक्त किया जा सकता है, ये किया जा चुका है, उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो हमने देखा था कि जो प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट पार्ट था, जिस 13/3125 3125, इसमें हमने देखा था कि ये शांत है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए पहले आप इसे 13 को लिखिए एज इट इज। 3125 को हमने क्या कहा था? 5 की घात 5। तो हम यहां 2 की घात 5 करेंगे,
2 की घात 5 की गुणा करेंगे अंश में, 2 की घात 5 की गुणा करेंगे हर में, और ये परिवर्तित हो जाएगा 13 गुणा 2 की घात 5 32 होता है, बटे ये आएगा 10 की घात 5। अब 32 में हम 13 की गुणा करते हैं तो 32 या 96, 6 और 9 आपका हासिल को हो गया। 32 एकन 32 और 9 41 बटा 10 की घात 5। और आप जानते हैं 10 की घात का 5 का मतलब है 1 के आगे 5 शून्य। तो हम कैसे लगाएंगे? यहाँ हमें दशमलव के बाद 5 स्थान चाहिए, 0.00416 ये इसका दशमलव प्रसार आएगा। शांत। हमने इसी तरह हमारा दूसरा भी शांत था, दूसरा पार्ट था 17/8। ध्यान रखिए हमें नीचे 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। 2 और 5 की घात बराबर होंगी, 2 गुणा 5 बराबर 10 होता है। ये 2 की घात n है और 5 की घात m है गुणनखंड में। तो हमें n और m में जो भी बड़ा है उसे छोटे वाले में उतने की गुणा करनी है, जिससे कि दोनों की घात बराबर हो जाए, 2 और 5 की। तो यहाँ हम 17/8 को लिख रहे हैं 17/2 की घात 3। तो हमें 5 की घात 3 से अंश में गुणा करना पड़ेगा और 5 की घात 3 से ही हर में गुणा करना पड़ेगा। अब आप देखिए ये होगा 17 गुणा 125 बटे 10 की घात 3। अब 17 गुणा 125 करिए, 17 पंजे 85, 5 8 हासिल को आया, 17 दूनी 34 और 8 42, 2 4 आया, 17 एकन 17 और 4 21, 2125 बटा 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 मतलब 1 के आगे 3 शून्य, तो हमें दशमलव के बाद 3 अंक छोड़ने हैं इसमें, तो ये आएगा 2.125। इसके बाद हम आते हैं, हमने देखा था 64/455 में हमारा प्रसार दशमलव प्रसार आया था, अशांतावर्ती था, इसलिए नहीं करना है इसका। अब हमारा चौथा पार्ट आता है। चौथे पार्ट में देखिए, चौथे पार्ट में था 15/1600। 15/1600 इसे हमने क्या किया था, 1600 के जब हमने गुणनखंड किए थे तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 आया था। देखिए 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखिए हमने कहा था कि हमें 2 और 5 की घात बराबर करनी है, तो 2 की घात 6 तो है, तो हमें 5 की घात भी 6 करना है। 5 की घात 2 हमारे पास ऑलरेडी हर में है, पहले से ही है, तो हम 5 की घात 4 का गुणा ऊपर करेंगे और 5 की घात 4 का गुणा ही हर में करेंगे नीचे भिन्न में। तो इसका क्या मतलब होगा, ये हो जाएगा 15 गुणा 5 की घात 4 क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो इसे हमें ये लिखना होगा। अब गुणा कहना पड़ेगा इधर, यहाँ आ जाएगा 10 की घात 6। अब बराबर देखिए क्या आएगा, ये बराबर आएगा, गुणा कीजिए 15 की 625 में गुणा कीजिए, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 का 5 हासिल को 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल को 3 और 15 छिक्के 90 और 3 93। तो ये आएगा 0.0099375। इसके बाद आप देख रहे हैं पार्ट संख्या 5 अशांतावर्ती था। पार्ट 6 को देखिए, 6 नंबर में है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2।
इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 23 गुणा 5 की घात 1 से गुणा कर दीजिए, 5 की घात 1, और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 बराबर आ जाएगा ये 23 पंजे 115 होता है, और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3 बराबर 0.115। इसके बाद हमारा पास 7वां पार्ट में दिख रहा है कि 7 आ रहा है क्यू में, इसलिए वो अशांतावर्ती है। 8th पार्ट में 3 गुणा 5 है, उसमें भी 2 और 5 के अलावा एक 3 आ रहा है, इसलिए वो भी अशांतावर्ती है। पार्ट संख्या 9 आता है, 9 में है 35/50, मतलब 35/2 गुणा 5 की घात 2, तो गुणा 2 कर लीजिए, बस ऊपर भी गुणा 2 कर दीजिए, बराबर 70/10 की घात 2 बराबर 0.70। ये इसका प्रसार आ गया। अब लास्ट का जो 10वां सेक्शन है, खंड है, उसमें 77/210 है। 210 में भी 3 और 7 आ रहा है, इसलिए वो भी अशांत आवर्ती होगा। अब तीसरा प्रश्न कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप जैसे मानो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट हम देखते हैं। ये है 43.123456789 जी। इसे हम लिख सकते हैं 43.123456789 बटा, क्योंकि ये दशमलव प्रसार यहाँ पर ये शांत है, दिख रहा है, यहाँ खत्म हो गया, बटा हमने कितने अंक दशमलव के बाद लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 10 की घात 9। अब यहाँ Q बराबर 10 की घात 9 है, बराबर 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, अर्थात ये परिमेय संख्या हुई। और जब दूसरी संख्या पर आते हैं तो आप देखिए कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है। इसमें दूसरे पार्ट में कह रखा है, इन्होंने बता रखा है 0.120 1200 1200 120000 डैश डैश डैश, मतलब इसका प्रसार अशांत आवर्ती भी नहीं है, आवर्त नहीं हो रहा है, तो ये संख्या अपरिमेय है। इसे इस रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। वो तो बाद की बात है कि Q के गुणनखंड में 2 3 के अलावा कुछ और आती है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है या नहीं आती, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसलिए ये संख्या अपरिमेय है। अब हम तीसरे पार्ट पर आते हैं। तीसरे पार्ट में हमें सीधा दिखा रखा है उन्होंने कि अशांत आवर्ती बता रखा है, 43.123456789, और ये अशांत आवर्ती का चिन्ह होता है जो ऊपर ये एक बार लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये है कि यदि हम इस
भाग की प्रक्रिया को लगातार रखते हैं, इसे जिस भी फॉर्म में P बटा Q लिखा जाएगा, तो ये 9 संख्याएं फिर से पुनरावृत्ति होती है, इनकी फिर से आवृत्ति होती है, इसीलिए आवर्ती अशांत कहा जा रहा है इसे। तो इसका मतलब इसमें यह है कि 10 की पावर में तो व्यक्त हो जाएगा Q, लेकिन इसके साथ 10 के अलावा कोई एक अन्य पूर्णांक भी होगा Q के गुणनखंड में। Q कितने बार आ रहा है, इसलिए इसका ये संख्या तो परमेय है, लेकिन इसका अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती परमेय। और ये पहले वाला शांत था परमेय। इस तरह से ये प्रश्नावली पूरी तरह से आपकी हो जाती है संपन्न। इस अध्याय में हमने पढ़ा है, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, या जिसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कहा जाता है, लंबी विभाजन प्रक्रिया। उसके हिसाब से ये है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर a बराबर BQ धन R लिखा जा सकता है, जहां R या तो 0 है या Q से छोटा है, B से। ठीक है, हम लिख सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों को a और b को a बराबर BQ धन R, जहां पर R 0 से बड़ा होगा, पूर्णांक है, और लेकिन b से छोटा होगा। दूसरा चीज, आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रयोग देखा था कि दो संख्याओं का HCF निकालने में प्रयोग होता है। दो संख्याओं का, यदि हम दो संख्याओं की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला भी था कि LCM दो संख्याओं का A और B का गुणा HCF दोनों संख्याओं का बराबर वो दोनों संख्याएं होती हैं, ये गुणा भी। लेकिन यही यदि तीन संख्याओं का है, LCM A, B और C गुणा HCF A, B व C है, तो ये A गुणा B गुणा C नहीं होता है, बल्कि तीन संख्याओं के केस में ABC तीन संख्याएं हैं, तो आपको निकालना होता है, इसके लिए फॉर्मूला आप ये लगाएंगे, LCM A, B और C बराबर होता है A गुणा B गुणा C, और HCF आप तीनों संख्याओं का निकालें, A, B और C का, और अंश में और हर में आप इसे डिवाइड करेंगे, दो दो संख्याओं का HCF निकाल के उनका गुणा करेंगे। HCF ऑफ A एंड B, A और B का HCF गुणा HCF B और C गुणा HCF A और C। इसी प्रकार LCM के केस में HCF है, और यहां जब हम बात करते हैं HCF से पूरा करें, HCF निकालना चाहते हैं हम, HCF ABC, तो उल्टा हो जाता है फॉर्मूले में, या LCM को HCF से चेंज कर दीजिए पूरे में, A गुणा B गुणा C गुणा LCM A, B और C का LCM लीजिए, अंश में और हर में लीजिए LCM ऑफ A और B, LCM B और C, और LCM A और C। तीन के केस में ये फॉर्मूला लागू होता है। एक हमने ये किया, और आपने देखा कि
संख्याएं परिमेय कब होती हैं, अपरिमेय कब होती हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमने इसमें पढ़ी, इसमें कहा गया कि यदि किसी परिमेय संख्या को P बटा Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q में से Q को यदि इस तरह से गुणनखंडित किया जा सकता है कि जिसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, 2 और 5 के अलावा भी उसके कोई अभाज्य गुणनखंड आते हैं Q के, तो अशांत आवर्ती होता है, अन्यथा अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता जहां वो दोनों अभाज्य संख्याएं हों, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय होती है। एक परिमेय संख्या को ही P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, अब जहां P और Q सह अभाज्य हैं। इस तरह से हमारा ये अध्याय 1 पूरी तरह से रिवाइज हो जाता है कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। धन्यवाद।